गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सेल वॉल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। सेल वॉल की जो ग्रॉस स्ट्रक्चर है, सकल संरचना, इसकी प्रॉपर्टीज, नेचर को हम पिछले वीडियो में इसके फर्स्ट लेक्चर में देख चुके थे और आज इसके सेकंड लेक्चर में हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि परासंरचना यानी सूक्ष्म संरचना, प्लाज्मोडेस्माटा, इसकी ग्रोथ और इसके फंक्शंस को देखेंगे। तो जो सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के आधार पर परासंरचना का अध्ययन किया गया। उसके अनुसार कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज जो कि ग्लूकोज अणुओं का बहुलक होता है, उनके लंबे अणुओं की एक श्रृंखला लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स के रूप में विद्यमान रहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया तथा कवक की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज का अभाव होता है, उसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। सेल्यूलोज के लंबे श्रृंखला अणु रैंडम रूप से यानी कि इधर उधर बिखरे हुए, कोई निश्चित क्रम नहीं या फिर निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर माइसिली या मिसेल तंतु का निर्माण करती हैं। मिसेल तंतु के मिलकर डायग्राम में आप देख सकते हैं जिस तरीके से माइसिल तंतु मिलकर सूक्ष्म तंतुक यानी कि माइक्रोफाइब्रिल तथा सूक्ष्म तंतु के मिलकर स्थूल तंतुक यानी मैक्रो। माइक्रो जो शब्द है वो सूक्ष्म के लिए यूज किया जाता है और मैक्रो जो स्थूल यानी बड़े बड़े तंतुक यानी फाइबर्स बनाते हैं। स्थूल तंतुक को फाइब्रिल या तंतुक भी कहते हैं। एक स्थूल तंतुक में सेल्यूलोज के औसतन 5 लाख अणु होते हैं। एक माइसिली में लगभग 100 सेल्यूलोज श्रृंखलाएं होती हैं। 20 माइसिली मिलकर एक सूक्ष्म तंतुक बनाते हैं तथा लगभग 250 सूक्ष्म तंतुकों से एक तंतुक बनता है। कोशिका भित्ति में सूक्ष्म तंतुकें विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। तंतुकों का अभिविन्यास भित्ति के गुणों का निर्धारण करता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति के विभिन्न स्तर और सूक्ष्म तंतु का अभिविन्यास आसानी से देख सकते हैं। जो लेयर्स है वो और जो माइक्रो एंड मैक्रो फाइब्रिल्स है वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। अब हम देखते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए कि डायग्राम में आप देख सकते हैं लिग्नीकृत जो कोशिका भित्ति है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, 5 स्तरीय जो रचना है उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि सेकेंडरी वॉल, इनर लेयर जिसको S3 और उससे नीचे S2, मिडिल लेयर को सेकेंडरी वॉल, आउटर लेयर को S1, फिर प्राइमरी लेयर और फिर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। तो ये इसकी लिग्नीकृत कोशिका की 5 स्तरीय रचना है। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? प्राथमिक भित्ति बताई चुके हैं कि 3 भित्तियां होती हैं सेल वॉल की, प्राथमिक, द्वितीयक और मिडिल लेमेला। तो प्राथमिक भित्ति के भीतर की ओर द्वितीयक भित्ति का निक्षेपण यानी डिपोजिशन निरंतर कंटिन्यूस नहीं होता। कुछ रिक्त स्थान छूट जाते हैं, खाली जगह छूट जाती है। इनको गर्त क्षेत्र यानी कि पिट फील्ड्स कहते हैं। 2 आसन्न कोशिकाओं की यानी कि जो पास पास कोशिकाएं हैं उनके सामने की भित्तियों में गर्त क्षेत्र आमने सामने की ओर बनते हैं। इन क्षेत्रों में कोशिका द्रव्य के तंतुओं का एक समूह फंसा होता है जो दोनों कोशिकाओं के मध्य संपर्क बनाए रखता है। तंतुकों के समूह को प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं और प्लाज्मोडेस्मा अधिकांश गर्त क्षेत्र में फैला रहता है। कुछ कोशिकाओं में यह गर्त झिल्ली तक ही सीमित रहता है। एक विभजोतक कोशिका, विभजोतक यानी जो लगातार विभाजन करती रहे, मेरिस्टेमेटिक सेल की झिल्ली में जीवद्रव्य तंतुओं की संख्या 1000 से 10 लाख तक भी हो सकती है। प्लाज्मोडेस्माटा समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक प्रकृति के होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ नलिकाओं का संपर्क प्लाज्मोडेस्माटा से होता है, जिससे 2 कोशिकाओं के मध्य सतत तंत्र स्थापित रहता है। और क्या काम करते हैं ये और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं प्लाज्मोडेस्माटा के? ये संग्रहकारी होते हैं यानी कि स्टोरेज टिश्यू के जैसे काम करते हैं, जैसे कि भ्रूणपोष की कोशिकाओं में भोजन का स्थानांतरण करना,
कोशिका में बाह्य तथा भीतरी स्टिमुलस की स्थिति के अनुसार भीतर व बाहर प्रेषित करना। पादप काय की असंख्य कोशिकाओं के मध्य संपर्क बनाए रखना, जिससे संपूर्ण काय एक स्वतंत्र तंत्र के रूप में सक्रिय रहता है। कोशिका के यांत्रिक कार्यों में सहायता प्रदान करना और प्लांट बॉडी में वायरस का वितरण प्लाज्मोडेस्माटा से होता है। अधिकांश पादप हार्मोनों का वितरण इन्हीं रचनाओं से होता है। तो ये तो है प्लाज्मोडेस्माटा, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसमें कोशिका भित्ति में जो सरल गर्त है वो आपको दिखाई दे रही है। भ्रूणपोष, खजूर के भ्रूणपोष की कोशिकाओं में जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो दिखाई दे रहा है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे कि एक सिंगल प्लाज्मोडेस्मा कैसा दिखाई देता है, तो हम देख सकते हैं। फिर अब हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, यानी कि इसकी वृद्धि होती कैसे है। कोशिका भित्ति क्षेत्रफल यानी कि सतह का जो फैलाव है तथा आयतन, मोटाई दोनों में वृद्धि करती है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ऊंचाई दोनों तरीके से इसकी वृद्धि होती है। वृद्धि हार्मोन से प्रभावित तरुण कोशिकाओं की आशुनता में व्यापक बढ़ोतरी होती है। इससे कोशिकाएं फूलती है, जिससे पतली तथा लचीली प्राथमिक भित्ति खिंचकर तन जाती है। तनी हुई प्राथमिक भित्ति की मोटाई में वृद्धि होती है तथा इस पर द्वितीयक भित्ति का निक्षेपण होता है। द्वितीयक भित्ति के पदार्थों का निक्षेपण दो विधियों से होता है। आप चित्र में देखना कौन कौन सी वो दो विधियां हैं। एक तो है कणाधान यानी कि इंटस सस्पेंशन विधि, और दूसरी है अपोजिशन यानी कि स्तराधान विधि। कणाधान विधि, इसके अनुसार खिंची हुई प्राथमिक भित्ति के सूक्ष्म तंतुक यानी कि माइक्रोफाइब्रिल के मध्य नए सूक्ष्म तंतुओं का अंतर्भरण यानी कि अंदर जो फिलिंग है वो होती है। और अपोजिशन में क्या होता है, इसके अनुसार नए तंतुकों का जमाव पूर्व में उपस्थित तंतुकों के ऊपर स्तर के रूप में होता है, न कि उनके बीच में। मतलब आप समझ गए होंगे किस तरीके से कि जो कणाधान है उसमें तो क्या होता है कि प्राथमिक भित्ति खिंची हुई होंगी, बीच बीच में जाके जो माइक्रोफाइब्रिल्स है वो लग जाते हैं। लेकिन अपोजिशन जो स्तराधान है उसमें स्तरा यानी कि क्लेयर बनती जाती है, ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके से। और ये जो है कोशिका भित्ति की मोटाई में बढ़ोतरी की दृष्टि से स्तराधान को अधिक सही व प्रभावी विधि माना जाता है। कोशिका भित्ति की वृद्धि के संबंध में दो विधियों के अतिरिक्त और भी आधुनिक मत है, जैसे कि बहुजाल मत, मल्टीनेट थ्योरी। और दूसरा इस मत के अनुसार क्या, माइक्रोफाइब्रिल का जो जमाव है पहले कोशिका की लंबवत अक्ष के अनुप्रस्थ होता है। तंतुओं की अनुप्रस्थ स्तर शीघ्र ही बाहर की ओर धकेल दी जाती है और इसके भीतर नई अनुप्रस्थ स्तर बन जाती है। रेशे के लंबे होने से पूर्व निर्मित स्तर के तंतुकों का विन्यास अनुप्रस्थ से बदलकर लंबवत हो जाता है। इस प्रकार बहुजाल मत के अनुसार एक के बाद एक सूक्ष्म तंतुकों की स्तरों के जमाव से कोशिका भित्ति की मोटाई में वृद्धि होती है। दूसरा जो मत है वह मोज़ेक वृद्धि मत, मोज़ेक ग्रोथ थ्योरी। ये फ्रे विस्लिंग और स्टेचर ने दिया था। और इस मत के अनुसार तनी हुई प्राथमिक भित्ति में खिंचाव के कारण कई स्थान अपेक्षाकृत पतले होते हैं। इस स्थानों पर कोशिका द्रव्य का संश्लेषण होता है, जिससे वहां के माइक्रोफाइब्रिल्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं और अंततः क्या होता है कि कोशिका भित्ति की मोटाई बढ़ जाती है। धीरे धीरे इस भाग में नए सूक्ष्म तंतुक गुथते हुए जाते हैं, जैसे कि रुई के रेशे की भित्ति में बहुजाल वृद्धि आप देख सकते हैं चित्र में। ये जो नली के भाग और ये जो शीर्ष भाग है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह मोटाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ रही है। अब हम देखते हैं कि इसमें थिकनिंग किस तरीके से आती है, यानी कि स्थूलन यानी थिकनिंग, मोटाई कैसे बढ़ती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति पर लिग्निन व अन्य पदार्थों के जमाव से द्वितीयक कोशिका भित्ति बनती है, जिससे संपूर्ण भित्ति में स्थूलन होता है। लिग्निन का निक्षेपण वलयाकार यानी एन्युलर, सर्पिलाकार या स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म यानी सोपानवत, जालिकावत यानी रेटिक्युलेट व गर्ती यानी पिटेड प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से इसमें स्थूलन आता है। अब हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन क्या है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन
क्या है? केमिकल कंपोजिशन यानी कौन कौन से रसायन उसमें पाए जाते हैं, किन रसायनों से मिलकर बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति में पाया जाने वाले आधारभूत पदार्थ सेल्यूलोज है। ये हम देख ही चुके हैं, अभी वीडियो में आपको मैंने बता ही दिया है कि मेन जो आधारभूत है इसका पदार्थ वो है सेल्यूलोज, जो एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज ग्लूकोज का ही बहुलक है। ग्लूकोज के अणु मिलकर, बहुत सारे अणु मिलकर सेल्यूलोज बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड का मतलब यही है, जब दो या दो से अधिक कार्बन के अणु मिलते हैं तो वो संरचना पॉलीसेकेराइड कहलाती है। कवक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की भित्तियों में एक विशुद्ध या प्योर सेल्यूलोज नहीं होता है। सेल्यूलोज के अतिरिक्त अन्य कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, जैसे कि हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिक पदार्थ, काइटिन व लिग्निन। वसीय पदार्थ जैसे क्यूटिन, सुबेरिन व मोम आदि भी कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। कुछ खनिज पदार्थ भी कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं और कई ऊतकों की प्राथमिक भित्तियों में हाइड्रोक्सीप्रोलिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। अब देखते कि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो कि कौन कौन से हैं इसमें। एक तो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक जल प्रिय यानी कि हाइड्रोफिलिक, जो कि जल के साथ बॉन्ड बनाता है, क्रिस्टलीय पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका मूलानुपाती सूत्र C6H10O5N होता है। यह ग्लूकोज एकलक मोनोमर्स का बहुलक है, जिसमें ग्लूकोज इकाइयां ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड से संयोजित होती है। भित्ति में सेल्यूलोज की लंबी श्रृंखलाएं सूक्ष्म तंतुकों के रूप में व्यवस्थित होती है। और दूसरा जो केमिकल है वो हेमीसेल्यूलोज। यह भी सेल्यूलोज की भांति ही बहुलक होता है, यानी कि ग्लूकोज की श्रृंखला से बना होता है। ग्लूकोज से भिन्न शर्कराओं जैसे कि अराबिनोज, जाइलोज, मैन्नोज व गैलेक्टोज के मोनोमर से बना होता है। फिर है पैक्टिक सब्सटेंस। ये भी कार्बोहाइड्रेट है जो कि यूरोनिक एसिड के बहुलक होते हैं। पैक्टिक पदार्थ अक्रिस्टलीय, कोलॉइडी, प्लास्टिक तथा जलप्रिय यानी कि हाइड्रोफिलिक होते हैं। पैक्टिक पदार्थ मध्य पटलिका में सर्वाधिक मात्रा में, जबकि प्राथमिक व द्वितीयक भित्ति में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। गम्स एंड रेजिन्स यानी कि गोंद और रेजिन्स, ये पैक्टिक पदार्थों की भांति ही जल सोखकर फूलने वाले कार्बोहाइड्रेट यौगिक होते हैं। गोंद तथा रेजिन्स अधिकतर भित्तियों की बाह्य स्तरों में पाए जाते हैं। फिर है काइटिन। काइटिन आपने नाम सुना होगा। ये ज्यादातर कवकों की कोशिका भित्ति में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। काइटिन एन एसिटिल ग्लूकाजामाइन इकाइयों से बना होता है। फिर है लिग्निन, एक जो केमिकल कंपोजिशन है सेल वॉल का। लिग्निन कार्बोहाइड्रेट्स के व्युत्पन्न डेरिवेटिव होते हैं। इनके अणु फिनाइल प्रोपेन इकाइयों के बहुलक होते हैं। वाहिकाओं व दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की द्वितीयक भित्तियों में लिग्निन सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। किस किस में? वाहिकाओं और दृढ़ ऊतक की कोशिका में द्वितीयक भित्ति में सबसे ज्यादा होता है। भौतिक रूप से यह अत्यंत दृढ़ होता है। फिर फैटी सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? एक तो क्यूटिन, सुबेरिन तथा मोम प्रमुख वसीय पदार्थ है जो कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं तथा वसीय अम्लों से बने होते हैं। क्यूटिन पदार्थ अधिचर्म की बाह्य सतह पर एक पतली व मोटी स्तर के रूप में जमा होकर क्यूटिकल यानी कि उपचर्म, उपत्वचा या क्यूटिकल बनाता है। क्यूटिकल जल व वायु के प्रति अपारगम्य होता है। सुबेरिन मुख्यतः कॉर्क कोशिकाओं की द्वितीयक भित्तियों में बहुतायत से जमा हो जाता है। मोम पदार्थ अधिकतर क्यूटिकल के साथ ही पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति पर क्यूटिन का जमाव दो विधियों से होता है। एक तो क्यूटिनीकरण, क्यूटिनाइजेशन। इसमें क्या होगा कि कोशिका भित्ति के स्तर में क्यूटिन कणों का अंतर्भरण, इम्प्रेग्नेशन होता है। दूसरा है क्यूटिकलन या उपत्वचा भवन, क्यूटिक्युलराइजेशन। इसके अंतर्गत क्यूटिकल की परत जो है सतत परत का निर्माण होता है। वही जैसे कि अपन ने कोशिका भित्ति की जो देखी थी
वृद्धि उसमें भी उसी तरीके से हो रहा है कि दो तरीके थे कि या तो कणों के अंतर की जो जगह है उसमें भरते हैं या फिर एक सतह पे सतह जमती जाती है, तो ये भी उसी तरीके से होते हैं। मिनरल सब्सटेंसेस क्या क्या है इसमें, यानी खनिज पदार्थ। कई पादपों की कोशिका भित्तियों में कई खनिज पदार्थ अंतः स्थापित हो जाते हैं। कई घासों की कोशिका भित्तियों में सिलिका के कण पाए जाते हैं, तो जैसे कि मोरेसी, आर्टिकेसी, कुकुरबिटेसी व एकैंथेसी के सदस्यों की कोशिका भित्तियों में कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम ऑक्सलेट के कण पाए जाते हैं, जिन्हें सिस्टोलिथ तथा रेफाइड्स कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सलेट के कण हैं। ये एक छोटे जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन उसमें ही आ सकता है। इस प्रकार सेल्यूलोज सबसे मुख्य घटक होता है और उसके साथ विभिन्न पदार्थ संयोजित होकर कोशिका भित्ति को दृढ़ता, सुगठिता, लचकता, पारगम्यता यानी परमेबिलिटी आदि गुण प्रदान करते हैं और कोशिका भित्ति में विभिन्न पदार्थों के अंतर्वहन की विधि को पदार्थ की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से भी हम जानते हैं, जैसे कि लिग्निफिकेशन, क्यूटिनाइजेशन, सुबेराइजेशन, मिनरलाइजेशन, म्यूसिलेज आदि का बनना। अब हम देखते हैं कि इसमें कोशिकाओं में आप सभी ने नाम सुना होगा अंतर कोशिकीय अवकाश या स्थल। अंतर कोशिकीय अवकाश यानी कि जो कोशिकाओं के बीच बीच में स्थान है, तरुण अवस्था में कोशिकाएं पहले तो पास पास में सटी हुई रहती है और दो कोशिकाओं के मध्य में कोई रिक्त स्थान इसलिए होता ही नहीं है, बिल्कुल पास पास होती है। जैसे जैसे कोशिकाएं परिपक्व होती है, इनके मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश बन जाते हैं। इनमें जल तथा वायु भरे रहते हैं। आसन्न कोशिकाएं यानी कि जो एडजेसेंट सेल यानी कि पास पास जो सेल्स है वह वे क्या करती, उनके अंतर कोशिकीय अवकाशों का आकार तथा आकृति भी भिन्न भिन्न हो जाती है। बड़े जो अवकाश है यानी गैप, वो जो चैम्बर है उनको वेश्म या चैम्बर कहते हैं, जबकि लंबे और सक्रिय अवकाशों को नाल कहते हैं, यानी कि एक नली के समान जो संरचना होती है। अब पादप ऊतक में तीन विधियों से अंतरा कोशिकीय अवकाश बन सकते हैं। कौन कौन से हैं वो तीन विधि? एक तो शाइजोजीनस कैविटीज या वियुक्ति जात गुहिकाएं। शाइजो का मतलब होता है स्प्लिट हो जाना यानी फटना, अलग अलग हो जाना। एक ऊतक में स्थित कोशिकाओं के एक दूसरे से दूर होने से इनके मध्य बने अवकाश स्थलों को वियुक्ति जात गुहाएं कहते हैं। कई पादपों में वियुक्ति जात गुहाएं परस्पर संयुक्त होकर लंबी नाल बना लेती है यानी कैनाल बना लेती है, जो कि गैसीय व अन्य पदार्थों के मिश्रण का कार्य करती है, जैसे कि पाइनस की रेजिन नाल। आप डायग्राम में जो ए है, ABC 3 चित्र दे रखे हैं, उनमें से ए जो है वो वियुक्तिजात यानी पाइनस की वियुक्तिजात गुहा का उदाहरण है। दूसरा जो उदाहरण है वो है लाइसोजीनस कैविटीज का यानी लयजात गुहा। लाइसिस यानी कि लूजनिंग, यानी कि किसी भी कोशिकाओं के ऊतकों में जब लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो कोशिकाएं जब परिवर्धन के दौरान एक ऊतक की कुछ कोशिकाओं की भित्तियां घुल जाती है तो इनके स्थान पर काफी बड़े अवकाश बन जाते हैं। इन्हें लयजात गुहाएं कहते हैं, कैविटीज कहते हैं। जैसे कि जो बी है, चित्र में बी है, वो नींबू व संतरे में वाष्पशील तेल गुहाएं। बी वाला जो है बीच में ए के पास, वो ये इसी का उदाहरण है, नींबू की लयजात गुहा का। तीसरा है वियुक्ति लयजात गुहा यानी शाइजो लाइसोजीनस कैविटी, दोनों का मिक्सचर है। कभी कभी दोनों जो विधियों के सम्मिलित रूप से अंतराकोशिक गुहाओं का निर्माण होता है, जैसे कि मक्का के स्तंभ यानी स्टेम में, वस्कुलर बंडल्स में यानी संवहन पुल में, प्रोटोजाइलम यानी आदि दारू की जल गुहिकाएं। जो सी है वो उसी का ही एग्जाम्पल है। तो ये तो थे तीन तरीके से किस तरीके से इंटरसेलुलर स्पेसेस बनते हैं कोशिकाओं में। अब हम अंत में देखते हैं कि इस सेल वॉल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या कार्य इसके होते हैं, ये क्या कार्य संपादित करती है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो है कि कोशिका भित्ति जीवद्रव्य को बाह्य आघातों से सुरक्षित रखती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति ऊतक को निश्चित बुनावट यानी टेक्सचर प्रदान करती है। वैसे तो क्या कोशिका भित्ति कोशिका के बाह्य कंकाल के रूप में प्रयुक्त होती है
और यह कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। अब चूंकि कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, अतः यह जल तथा खनिजों के प्रभाव को निर्बाध होने देती है। मैंने ये बताया है, कोशिका भित्ति तो पारगम्य यानी परमेबल होती है, इसके अंदर से कोई सा भी पदार्थ अंदर आ जा सकता है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल एंड सेलेक्टिव परमेबल होती है। वो कुछ चुनिंदा और चयनित पदार्थों को ही अपने अंदर से बाहर व अंदर की ओर आने जाने देती है। लेकिन सेल वॉल इसकी जस्ट अपोजिट है, वो किसी भी को भी अंदर आने देगी और किसी भी पदार्थ को बाहर इससे चले जा सकते हैं। कई महत्वपूर्ण क्रियाओं जैसे कि अवशोषण, वाष्प उत्सर्जन, परिवहन, श्रवण आदि में कोशिका भित्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कोशिका भित्ति जीव द्रव्य तंतुओं यानी कि प्लाज्मा डेस्मेटा की सहायता से आसन्न कोशिकाओं के जीव द्रव्यों को निकट संपर्क में रखती है। तो ये तो थे कोशिका के कार्य। और आपने देखा होगा कि जो एरियल पोर्शन है लैंड प्लांट्स के, उनको ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सहन करने में मदद करती है, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। और जब भी कोई चेंजेस होता है टर्गर प्रेशर में तो ये एक्सपेंड्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, और एक जो कोशिका या किसी भी टिश्यू को एक जनरल शेप, डेफिनेट शेप प्रदान करती है। तो ये तो आज का एक जो हमारा वीडियो था सेल वॉल का, आज वो लेक्चर 2 इसका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो से लेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।